एवरीवन, आई एम दीपिका शर्मा। कैसे हैं आप सर? अच्छे होंगे आप सर। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी तीज। आज एक तीज का एक फेस्टिवल है, तो सभी एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगे ईज़िली। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टेड, लेट्स हैव अ लुक थॉट ऑफ द डेज। Do anything you set your mind to. Our next topic is source of business finance। अब बिजनेस फाइनेंस क्या चीज़ है और इसके सोर्स क्या है, तो देखिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब देखो, हम इसको अच्छे से समझते हैं ये है क्या चीज़। देखो, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फंड, है ना, फंड। अब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, हम सभी को पता है जब बिज़नेस को करने के लिए बिजनेसमैन को फंड चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? देखो, आप खुद एक बार सोच कर देखो तो पता लगेगा कि बिजनेसमैन को आगे प्रोडक्शन करनी है तो उसको रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा, अपनी मशीनरी प्लांट्स वगैरह परचेज़ करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इन सब में फ़ंड इन्वॉल्व है, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ है, जो स्टाफ हमने रख रखा है, उनको भी सैलरी देनी है टाइम टू टाइम। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो एक बिजनेसमैन को अपने करने पड़ते हैं। तो बिज़नेस फाइनेंस का सोर्स क्या है कि हम कहाँ कहाँ से फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से फाइनेंस ले सकते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि सारा फंड जो है बिजनेसमैन के पास हो ही, उसे लोन भी लेना पड़ सकता है, इक्विटी भी शेयर इशू कर देता है, वो डिबेंचर्स भी ले लेता है। तो घबराइए मत, ये सब टर्म्स मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि शेयर्स डिबेंचर्स क्या होते हैं। इनके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी और आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस यानी कि फाइनेंस मतलब फंड, पैसा बिजनेस को जो चाहिए होता है उसको हमने देख लिया कहाँ कहाँ चाहिए होता है, क्यों क्यों, ठीक है। अब उसके सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से वो बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस फाइनेंस को, जो फाइनेंस को कहाँ से अरेंज कर सकता है, उसके वेरियस सोर्सेज क्या है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ज़रूरत क्या है, नीड आपको सभी को क्लियर हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, नीड। एक ना आप देखोगे एक टर्म यूज होएगी, हमें फंड चाहिए होता है कि किस लिए चाहिए होता है? एक तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब एक ये टर्म यूज होएगी एंड एक ये टर्म भी यूज होएगी, टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के मीनिंग क्या है, तो देखिए। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना। फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो इनको परचेज करने के लिए, इनको में जो पैसे लगाने के हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कि बिज़नेस को फंड क्यों चाहिए होता है कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के, यानी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए हमें बिज़नेस को फंड चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा बिजनेसमैन को चाहिए, मतलब डे टू डे की जो रोज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो बिजनेसमैन को जो पैसा चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ठीक है, और रॉ मटेरियल परचेज़ करना है। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इन सभी के लिए जो बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए होता है। और ये हमारे वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आता है कि बिजनेसमैन को जो है फंड चाहिए होता है अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यानी कि वर्किंग कैपिटल वो होती है, वो कैपिटल होती है जो बिजनेसमैन को चाहिए होती है अपने डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं सोर्स के बारे में कि अपना सोर्स है क्या, सोर्स क्या है। अब देखो सोर्स को ना दो में इसको ना कैटेगराइज किया हुआ है। देखो फर्स्टली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड क्या कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड से देखो एक चीज़ आपको समझ में आएगा, पीरियड दो टाइप के पीरियड्स होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एंड इसमें एक टर्म और है मिडल टर्म, जिसे हम मीडियम टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें ना 3 टाइप के पीरियड्स होंगे, तो इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ये हैं क्या। फर्स्ट वन होता है हमने देखा ना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, राइट। इसमें आया फर्स्टली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके ज़रूर डाउट्स जो हैं जितने भी होंगे मैं सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। देखो शॉर्ट टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, कम समय के लिए। मीडियम टर्म शॉर्ट से थोड़ा ज़्यादा के लिए, और लॉन्ग से थोड़ा कम के लिए, मतलब बीच के टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म होता है कि लंबे समय के लिए। ठीक है, अब हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट क्यों है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट, मतलब अभी थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत है, मीडियम टर्म की ज़रूरत है, और लंबे समय के लिए ज़रूरत है। अब पता कैसे चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म है, ये मीडियम टर्म है, या फिर ये लॉन्ग टर्म है। मतलब कोई एक टाइम लिमिट होना चाहिए, एक मतलब कोई होना चाहिए जिससे हम डिसाइड कर सकें कि इतने से इतना ईयर्स जो आएगा वो शॉर्ट टर्म में आएगा, इतना से इतना लॉन्ग टर्म में आएगा, है ना। तो इसके ईयर्स भी हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बच्चों अप टू 1 ईयर, 1 ईयर के लिए, यानी 1 साल तक, अप टू मतलब 1 साल तक के लिए जो नीड है पैसा अगर हमें चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मतलब हमें 1 ईयर तक के लिए पैसा चाहिए। यानी कि इसमें हमें जो बिज़नेस को जो रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग है कि बिज़नेस को अगर जो रिक्वायरमेंट है वो उसे 1 साल तक के लिए है। मीडियम टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। अब 1 साल से तो ज़्यादा है, बट लेस देन 5 ईयर्स, पर 5 साल से कम। मतलब मीडियम टर्म वो टर्म होगा कि 1 साल से ज़्यादा और 5 ईयर्स से कम। और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म यानी कि ज़्यादा है, ऑफ कोर्स मीडियम से ज़्यादा आएगा, सो मोर देन 5 ईयर्स। आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस इतना है कि मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा आगे के लिए जितने भी समय के लिए हमें पैसा चाहिए, जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, ये आपको सभी को क्लियर है, ईजी है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, राइट। आप ना साथ साथ ना इसको याद करते चलिएगा, और आप नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आपको ना ये अच्छे तरीके से समझ में आता रहे। और हम ना कुछ क्रैम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी, आप जब इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे, और आपको सब कुछ ना ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसके ना नाम से डिपिक्ट हो रहा है कि ऑनरशिप के बेस, ऑनरशिप मतलब ऑनर जो होते हैं, यानी कि इनके पास इनकी बिजनेस की ऑनरशिप होती है ना। अब बिजनेस के ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। वैसे एक्चुअली में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो ये देखो एक स्टार पॉइंट है, इससे पता होना चाहिए, ये सबको नॉलेज का एक क्वेश्चन है अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हैं। शेयर होल्डर जो होते हैं वो इज़ द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के ना रियल ऑनर होते हैं। अब देखो, पर एक चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि अभी तो मैं कह रही हूँ कि शेयर होल्डर बिजनेस के रियल ऑनर होते हैं, आपके बुक्स में भी यही मिलेगा, बट अगर आप बिज़नेस देखेंगे, कोई बिज़नेस में जाएंगे या फिर कुछ भी है, तो वहाँ शेयर होल्डर डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते।
अब बात तो यही है ना कि जो बिज़नेस के ऑनर हैं उनको तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनका कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो एज अ मैनेजर सिर्फ सब चीज़ों को देखते हों, है ना, लुक करते हों, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है बच्चे? रीज़न इसका ये है, इसका रीज़न ये है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आर वेरी लार्ज इन नंबर एंड आर वेरी स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह सकते ऑल ओवर द इंडिया कह सकते हैं। कि जो शेयर होल्डर होते हैं एक बिज़नेस के, एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जगह जगह दूर दूर फैले होते हैं। तो उन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे वो रोज़ जो है बिज़नेस में, बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। इसलिए फॉर दैट रीज़न क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, इसी रीज़न की वजह से शेयर होल्डर्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आगे फर्दर बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो बिज़नेस को चलाते हैं, तभी तो मैनेजमेंट होती है। और फिर डायरेक्टर्स टाइम टू टाइम सारी रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को देते रहते हैं, बिकॉज दे आर रियल ऑनर्स, है ना। तो शेयर होल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होएं, उसको मैनेज करें, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन नंबर एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो फॉर डैट रीज़न शेयर होल्डर जो है एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो है वो अपने डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, डायरेक्टर्स को चुनते हैं वहाँ पर, ठीक है, वोटिंग राइट्स के थ्रू। ये सब का ना एक पूरा एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ पर जैसे टर्म यूज़ हुई तो मैंने सोचा अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इस बारे में, ताकि आपके माइंड में ना कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो, हम सब कुछ साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर बिजनेस के रियल ओनर होते हैं, बट दे आर वेरी स्कैटर्ड एंड इन लार्ज नंबर्स। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उनको मैनेज कर पाए। फॉर दैट रीज़न वो अपॉइंट कर देते हैं डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स जो है सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं उनको, और फिर उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते रहते हैं, ठीक है। ये तो वैसे जनरल बात होगी। हम बात कर रहे थे ऑनरशिप के बेसिस पर। अब ऑनरशिप के बेसिस पे ना दो में कैटेगराइज किया गया है, इसको दो में किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑनर्स फंड, ओनर का फंड, एंड नेक्स्ट इज बोरोड फंड। अब देखो इसका मतलब क्या है। ओनर का फंड, या अगर जो हमें पैसे की ज़रूरत है ना बिज़नेस को, जो फाइनेंस के रिक्वायरमेंट, या तो वो अपने खुद के फंड से ही उसको फुलफ़िल कर ले, या फिर वो बोरो कर ले, यानी कि उधार लेकर बाहर से इन द टर्म्स ऑफ लोन में, या फिर जैसे भी वो वहाँ से अपनी जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर ले। अब ऑनर फंड, इनके बिजनेस, अब ऑनर फंड कैसे, ऑनर फंड में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे, है ना, प्रेफरेंस शेयर से, और एक टर्म और है रिटेन्ड अर्निंग। अब भैया रिटेन्ड अर्निंग क्या है? शेयर्स के तो दो टाइप होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। ये भी ना आपके इस चैप्टर्स में तो मैं आपको बता दूंगी। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जब बिज़नेस को ना प्रॉफिट होता है तो आफ्टर प्रॉफिट वो मतलब उसको प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद वो टैक्स पे करता है। टैक्स पे करने के बाद, यानी कि बिज़नेस को ये प्रॉफिट हुआ, उसने टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे करने के बाद वो कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है शेयर होल्डर्स को, और कुछ अमाउंट को रिटेन कर लेता है इन द बिज़नेस में। अब वो रिटेन क्यों करता है कि हो सकता है बिज़नेस में उसे कभी कोई नीड आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, उसे पैसा चाहिए और उसे कहीं से ना मिले, तो भाई अपने बिज़नेस में भी तो थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए ना, हमें भी तो कुछ रखना है ना। ये थोड़ी ना कि जितना प्रॉफिट हुआ टैक्स के बाद जितना बचा हम सारा का सारा शेयर होल्डर्स को दे दें। ऐसे तो बिज़नेस कैसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो जब बिज़नेस को प्रॉफिट होता है, आफ्टर प्रॉफिट वो टैक्स पे करता है, टैक्स के बाद कुछ को वो शेयर होल्डर को दे देता है और बाकी को क्या कर लेता है, रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि रिटेन मतलब बिजनेस में वो रख लेता है, अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो ये तो ऑनर्स होंगे। बोरोड फंड्स में मैंने क्या, हम उधार ले सकते हैं। उधर इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें एक आएगा डिबेंचर इशू करते। डिबेंचर इशू करते इसका मतलब होता है कि हमने जनरल पब्लिक से लोन ले लिया, कंपनी ने पब्लिक से लोन ले लिया, बैंक से हम ले लेते हैं, है ना, लोन ले लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी को या फिर जो भी फाइनेंस वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं, इनका काम करते हैं, ठीक है। एक टर्म और है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ, जो थर्ड वन जो टर्म है हमारी वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। अब इसको भी
जो है आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, इसको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन आता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल मतलब अंदर, है ना, बिजनेस के अंदर। इन मतलब अंदर की, या तो हम जो फंड का करेंगे, जो अरेंज करेंगे, जहाँ से फंड लेंगे तो अपने इंटरनल सोर्स से लेंगे, बिजनेस के कोई इंटरनल सोर्स से लेंगे, या फिर एक्सटर्नल सोर्स से लेंगे, या फिर यानी कि बिजनेस से बाहर, बिजनेस के बाहर से लेंगे। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है ऐसा फंड जो हम विद इन द बिजनेस ही अरेंज करेंगे, बिजनेस के अंदर ही अरेंज करेंगे ऐसा। और एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बिजनेस के बाहर से हम लेंगे, ठीक है, बिजनेस के बाहर से हम लेंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स में भी वही चीज़ है, बिजनेस के बाहर से क्या क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो हम डिबेंचर इशू कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम बैंक से ले लेंगे, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वही बात है, ये तो पता है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना, कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि आप एक खुद सोच कर देखिए एक्सटर्नल सोर्स कौन से बनेंगे। एक्सटर्नल सोर्स से हम कहाँ से पैसा लेंगे, यानी कि बिज़नेस के बाहर से पैसा हम कहाँ से लेंगे, बिज़नेस के बाहर से पैसा हम कहाँ से लेंगे। बिज़नेस के बाहर से हम पैसा लेंगे एक तो डिबेंचर से, ठीक है, यानी कि कंपनी ने जनरल पब्लिक को डिबेंचर इशू कर दिया, या फिर बैंक से लेंगे, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। कंपनी यहीं से पैसा लेगी, है ना। और जो इंटरनल सोर्स होता है ना, वो एक चीज़ और, जो इंटरनल सोर्स होता है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, यानी कि बिजनेस के कंट्रोल में होता है, विद इन द कंट्रोल होता है, विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है। ऑफ कोर्स ये कंट्रोल में नहीं होता। ये डिफरेंस के पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। अगर अच्छे से आप देख रहे होंगे तो आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हो रहा होगा, इसके डिफरेंस भी क्लियर होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस नहीं है कि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, जो कि हम नाम से डिपिक्ट कर रहे हैं कि विद इन द बिजनेस से ले लो या बाहर से ले लो। उसी के साथ साथ ना और भी बनते जाते हैं। देखो ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ नया नहीं है। सिर्फ देखो इस बात को, सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है, मेन जो चीज़ है ना उसको ध्यान रखना है कि इंटरनल सोर्स यानी कि बिज़नेस के अंदर से लेना है पैसा, यानी कि बिज़नेस के अंदर से हम फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बिज़नेस के अंदर से लेंगे तो मैनेजमेंट के, यानी कि कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल में होगा, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, हमारी कंपनी की कंट्रोल में होगा। बाहर से ले रहे तो बाहर थोड़ी ना कंपनी का कंट्रोल है, तो बाहर से लेंगे तो हम कंपनी का कंट्रोल में नहीं होगा। अब देखो जो इंटरनल सोर्स से पैसा लेना है ना, हम उससे से ना लिमिटेड नीड्स को ही अपनी फुलफ़िल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ना कुछ हद तक ही नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस के पास जरूर लार्ज अमाउंट में पैसा तो उसे बाहर से ही मिलेगा ना। यानी कि अगर बाहर से वो पैसा लेगा तो वो अपने लार्ज रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा, यानी कि बहुत, अगर उसके ज़्यादा ज़रूरतें हैं तो उसे लार्ज रिक्वायरमेंट हैं, ज़्यादा ज़रूरतें हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स से ले पाएगा। और उसके लिमिटेड नीड्स, यानी कि कुछ हद तक नीड्स को ही हम इंटरनल सोर्स से कंप्लीट कर पाते हैं। अब देखो हम अगर हम इंटरनल सोर्स से पैसा ले रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ पे नहीं करना, डिविडेंड पे नहीं करना। डिविडेंड हम पे करते हैं शेयर्स पर, मतलब जब शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हैं तो उनको डिविडेंड देते हैं। इंटरेस्ट वगैरह जैसे बैंक से लेते हैं तो इंटरेस्ट देना, या डिबेंचर्स इशू करें तो पब्लिक को देना। और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल सोर्स से पैसा ले रहे हैं तो हमें जो है डिविडेंड भी देना पड़ेगा और हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। ये दोनों चीज़ पे हमें करने पड़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से इसको रिवाइज़ करिएगा, समझिएगा। मैंने आपको एक एक चीज़ अपना अच्छे से बताया है, अपना 100% दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर। एंड एक अनाउंसमेंट और, मैं बहुत जल्द ही क्लास 12th के बिज़नेस के टॉपिक्स भी लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस को आराम से देख सकें और एंजॉय कर सकें और बहुत कुछ नया नया सीख सकें, है ना। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।